आज का ये वीडियो आपके ऑलरेडी कट रहे टीडीएस को कम या फिर बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। यानी अब आपकी जेब में आने वाली रकम बढ़ सकती है और वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं द वेल्थ मंत्रा। पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इसलिए टैक्स, पर्सनल फाइनेंस, कंप्लायंस और वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आप तक आता रहता हूँ। चलिए समझते हैं कि क्या है वो प्रोविजंस। तो मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 15G और 15H के बारे में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन भर सकता है फॉर्म, किन किन इनकम्स के लिए भरे जा सकते हैं फॉर्म, और क्या फ़र्क है 15G और 15H में, और क्या है आखिरी तारीख इस फॉर्म को फिल करने का। पहला सवाल कि क्या है फॉर्म 15G और H, क्यों भरना चाहिए, आखिर फायदा क्या है इस फॉर्म को फिल करने का। तो इसका आंसर है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास आने वाले इनकम है जिस पे टैक्स कट सकता है, यानी टीडीएस कट सकता है, और आप नहीं चाहते कि वो टैक्स या टीडीएस कटे, तो आप अपने उस पेयर को ये फॉर्म सबमिट कर देंगे, तो वो आपको किए जाने वाले पेमेंट से टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। एक आसान एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलने वाला है। मान लेते हैं कि ये बैंक का इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा का है। अब बैंक की लायबिलिटी बनती है कि आपको दिए जाने वाले ऐसे किसी पेमेंट से वो टीडीएस डिडक्ट करे। ये तो थी बैंक की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी वजह से वो टैक्स डिडक्ट कर रहा है। लेकिन एज ए इंडिविजुअल अगर आपको लगता है कि आपकी साल भर की टोटल इनकम यानी अदर इनकम और इस बैंक के इंटरेस्ट इनकम को ऐड करने के बाद भी आपकी टैक्स लायबिलिटी निल रहने वाली है, रीजन बीइंग कि क्योंकि आपको लगता है कि आपकी साल भर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होगी। सो लेट्स से कि इस एग्जांपल में मान लेते हैं कि आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 है। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम की है और आपको पता है कि किसी तरीके की टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, तो आप बैंक को 15G सबमिट करके अपना टीडीएस बचा सकते हैं। सो बैंक इंटरेस्ट तो एक एग्जांपल है। अब चलिए समझते हैं कि बैंक इंटरेस्ट के अलावा और कौन कौन से इनकम है जिनके लिए 15G और 15H सबमिट किए जा सकते हैं। तो वो है डिविडेंड इनकम, इंश्योरेंस इनकम, लाइफ इंश्योरेंस, मैच्योरिटीज, प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल और रेंटल्स। अब यहां एक चीज क्लियर कर दूं कि ये एक डिक्लेरेशन है, किसी तरीके का सर्टिफिकेशन नहीं है। यानी ये चीज आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशंस के अंदर रहने वाली और इस वजह से टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। दूसरी चीज, यह डिक्लेरेशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देना है, बल्कि उस व्यक्ति या संस्थान को देना है जो आपको ये पेमेंट कर रहा है। जैसे इंटरेस्ट के केस में आपको बैंक को देना है, डिविडेंड के केस में उस कंपनी को देना है, इंश्योरेंस कमीशन या मैच्योरिटीज के लिए उस इंश्योरेंस कंपनी को देना है, और रेंटल्स के केस में ये डिक्लेरेशन आपको अपने किराएदार को देना है। अब चलिए समझ लेते हैं कि क्या फर्क है 15G और 15H में। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी उम्र 60 साल की हो जाती है, यानी एक दिन के लिए भी अगर आप 60 साल के हो जाते हैं, तो आप 15H सबमिट करेंगे। और उसके कॉन्ट्ररी अगर आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 7 साल की नहीं होती है, तो ऐसी अवस्था में आप 15G सबमिट करेंगे। तो ये तो डिफरेंस है एज के रिगार्ड में, बट एज के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और वो है बेसिक एग्जम्पशंस के रेफरेंस में। तो चलिए एक आसान एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स से कि दो व्यक्ति हैं, एक की उम्र 40 साल और दूसरे की उम्र 62 साल। तो मान लेते हैं कि इस 40 साल के व्यक्ति को बैंक से 3 लाख का सालाना इंटरेस्ट मिलने वाला है। हम ये भी मान लेते हैं कि बैंक के इंटरेस्ट के इनकम के अलावा इस व्यक्ति के पास और कोई दूसरा इनकम का स्रोत नहीं है। ये एक 40 साल का व्यक्ति है जिसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है और बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो 3 लाख का है। सो क्या ये व्यक्ति 15G अपने बैंक को सबमिट करता है तो बैंक इसको एक्सेप्ट करेगा? आंसर है नहीं। बैंक इस 15G को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बावजूद इसके कि वो व्यक्ति अपने इस 3 लाख के इनकम में से अपनी ATC की डिडक्शन जो कि 1.5 लाख तक की होती है वो अगर क्लेम करता है तो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम निल हो जाएगी। तो क्रक्स ये है कि अगर आपकी उम्र 60 साल से कम की है और अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है, तो आप ये 15G सबमिट नहीं कर सकते हैं।
इसके उलट अगर हम बात करें उस सीनियर सिटीजन के लिए जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा की है, तो चलिए मान लेते हैं कि उसको बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट 3,50,000 का है। यहां बता दूं कि सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की, मिलने वाला इंटरेस्ट 3,50,000 की। क्या ये व्यक्ति, ये सीनियर सिटीजन बैंक को 15S सबमिट कर सकता है और कह सकता है कि मुझे दिए जाने वाले इंटरेस्ट पे आप टीडीएस मत काटना? आंसर है हाँ, ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल रिलैक्सेशन से बावजूद इसके कि उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से उसकी इनकम ज्यादा है, फिर भी वो ये फॉर्म सबमिट करके अपने टीडीएस के डिडक्शन को रोक सकता है। इस एग्जाम्पल के बाद में चलिए समझ लेते हैं कि कौन ये 15G और H भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है। एक इंडिविजुअल जो कि इंडियन रेसिडेंट है वो ये फॉर्म भर सकता है, यानी कोई अगर एनआरआई है जो ये फॉर्म फिल करना चाहता है तो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, एनी पर्सन अदर देन द कंपनीज कैन फिल दिस फॉर्म, यानी कंपनीज इस तरीके के फॉर्म फिल नहीं कर सकती हैं। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं कि ट्रस्ट हो गई, सोसाइटीज हो गई, HUF हो गई, वो ये 15G और H फिल कर सकती हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो दोनों ही ऑप्शन मौजूद है हमारे लिए, मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। तो मैनुअली के केस में आपको पर्टिकुलर सेंटर या उस ब्रांच तक जाना पड़ेगा, पेपर फॉर्म्स को डुप्लीकेट कॉपीज में आपको फिल करना होगा। और दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी आप घर बैठे ऑनलाइन मोड के थ्रू, अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। ऑटोमेशन के इस ज़माने में जब चीज़ों को बेहतर और आसान किया जा रहा है, तो आप अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पोर्टल पे जाके एक लॉगिन आईडी पासवर्ड्स के थ्रू लॉगिन करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैसा होता है फॉर्म 15G और H, क्या टेक्निकल होता है, क्या डिफिकल्ट होता है, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। ये रहा फॉर्म 15H। 15H और G दोनों ही एक जैसे होते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि H सीनियर सिटीजन फिल करते हैं और 15G वो लोग फिल करते हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम की होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े सिंपल से पर्टिकुलर्स हैं। आपको अपना नाम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस मेंशन करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 4th पॉइंट में प्रीवियस ईयर मेंशन्ड है। प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ पे पिछले साल से नहीं बल्कि इनकम टैक्स के रेफरेंस में की गई है, यानी वो साल जिस साल के रेफरेंस में आप ये छूट या एग्जम्पशंस एक्सपेक्ट करते हैं। यानी अगर हम बात करें इस बैंक के रेफरेंस में, तो आप चाहते हैं कि साल 2020 और 21 में मिलने वाले इंटरेस्ट पे आपका टीडीएस ना काटा जाए, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे ईयर 2021। फिर आप अपने एड्रेस के बाकी पर्टिकुलर्स जैसे रोड, लोकेलिटी, टाउन एटसेट्रा, पिन नंबर, ईमेल, फोन नंबर मेंशन करेंगे। 14th पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है कि वेदर असेस टू टैक्स और नॉट, यानी क्या आप अक्सर टैक्स पे करते हैं या नहीं करते हैं। इसका आंसर हाँ या ना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप यूजुअली टैक्स पे करते हैं तो आपका आंसर यस होगा, और अगर आप यूजुअली टैक्स पे नहीं करते हैं तो आपका आंसर नो होगा। पॉइंट नंबर 15 में मेंशन करना होगा कि जिस व्यक्ति या जिस संस्थान को आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं उससे कितना इनकम आपको प्राप्त होने वाला है। लेट्स से कि ये डिक्लेरेशन आप किसी बैंक को दे रहे हैं और बैंक से आपको 2,20,000 का इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब पॉइंट 16 में देख लेते हैं। पॉइंट 16 में मेंशन्ड है कि ऊपर दिए हुए इनकम के अलावा दूसरी इनकम को इंक्लूड करने के बाद में आपकी टोटल एस्टिमेटेड इनकम कितनी होती है। तो चलिए मान लेते हैं कि बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला 2,20,000 का। इस इंटरेस्ट के अलावा आपकी 10,000 की और इंटरेस्ट की इनकम है जिसको हम जोड़ देते हैं, तो 2,20,000 प्लस 10,000 यानी 2,30,000 हो जाते हैं। यानी ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम ही है। अगर ये इनकम ऐड करने के बाद में अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाती, यानी दूसरी इनकम को ऐड करने के बाद 2,70,000 या 80,000 हो जाती, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर ये फॉर्म आप बैंक को सबमिट करते तो बैंक इस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर ये फॉर्म 15H होता यानी सीनियर सिटीजन का केस होता तो बैंक इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेता। पॉइंट नंबर 17 में मेंशन करना होता है कि ये पर्टिकुलर फॉर्म जो कि आप अभी भर रहे हैं, क्या ये फॉर्म किसी और संस्थान या किसी और व्यक्ति के साथ भी फिल कर रहे हैं। जनरली लोग इसे छोड़ देते हैं, बट आई पर्सनली रेकमेंड कि ये कॉलम भी आपको फिल करना चाहिए। पॉइंट नंबर 18 में बताना है कि जिस व्यक्ति या संस्थान को आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं उस व्यक्ति या संस्थान से आपको किस प्रकार के इनकम की प्राप्ति हो रही है, यानी डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इंश्योरेंस कमीशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है।
क्या मिल रहा है उस नेचर को यहाँ पे मेंशन करना होता है, उसके रिस्पेक्टिव सेक्शंस को यहाँ पे मेंशन करना होता है और अमाउंट को मेंशन करना होता है। फॉर्म के बैक साइड में आपको डिक्लेरेशन या वेरिफिकेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि आप एक इंडियन रेसिडेंट हैं। ये एडवांटेज सिर्फ इंडियंस को ही है, यानी एनआरआईज इस तरीके का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि आपकी इनकम किसी और के इनकम के साथ क्लब नहीं हो रही है और आपकी सारी टोटल इनकम्स को ऐड करने के बाद में आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी निल रहने वाली है। नीचे आप यहाँ पे साइन कर देंगे, डेट और प्लेस मेंशन कर देंगे। पार्ट 2 जो इस फॉर्म का है ये आपको फिल नहीं करना है, ये वो पेयर फिल करेगा। सो आपको इसके लिए ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 15G और H, यानी फॉर्म 15G और H को फिल करने का आखिरी तारीख क्या है। सो आंसर है इसका कोई आखिरी तारीख नहीं है, यानी आप फाइनेंशियल ईयर के किसी भी टाइम में जा करके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके फर्स्ट क्वार्टर का TDS कट गया है, आपको मिलने वाले इंटरेस्ट से बैंक ने TDS डिडक्ट कर लिया है, तो और आप सेकंड क्वार्टर में बैंक के पास जाते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। क्या बैंक फॉर्म एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए एग्जांपल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर में आपका TDS कट चुका है। आप चौथे क्वार्टर का TDS कटने से पहले बैंक को ये डिक्लेरेशन दे देते हैं और बोलते हैं कि फोर्थ क्वार्टर में आपका TDS ना काटा जाए। क्या बैंक फोर्थ क्वार्टर में आपका TDS नहीं डिडक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं डिडक्ट करेगा। लेकिन अगर ये आप उम्मीद रखते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर्स में जो आपका TDS डिडक्ट किया जा चुका है वो रिफंड कर दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। TDS डिडक्ट किए जाने के बाद में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस TDS के अमाउंट को गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देते हैं, जहां से आप रिफंड नहीं ले सकते हैं। ये तो थी बात, आप उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से रिफंड नहीं ले सकते हैं। लेकिन आप ITR फाइल करके अपने इनकम को शो करके ये दिखा करके कि आप पे टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है, तो जो टैक्स कटा है वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो आता है कि क्या एक साल में ये एक ही फॉर्म जमा करना है? आंसर है हाँ, आप पूरे साल के लिए एक फॉर्म जमा कर सकते हैं। तीसरी चीज़, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं कि अगर आपके मल्टीपल पेयर्स हैं, यानी अगर आपको बैंक का इंटरेस्ट मिलता है लेकिन आपके कई सारे बैंक हैं जैसे ICICI बैंक, SBI, HDFC, देना बैंक और भी कोई दूसरे बैंक हैं, तो अगर बहुत सारे बैंक्स हैं और आप चाहते हैं कि हर बैंक आपका TDS ना काटे, तो आपको हर एक बैंक के पास जाकर के आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। चौथी बात, क्या मुझे हर साल ये रिपीट करना पड़ेगा? आंसर है हाँ। कई लोगों की शिकायत होती है कि मैंने पिछली साल ये फॉर्म जमा कर दिया था, अब मुझे फिर से जमा करना पड़ेगा क्या? तो आंसर है कि हाँ। बता दें आपको कि ये पैन या आधार कार्ड जैसा नहीं कि आपने एक बार अपडेट कर दिया और आपके लिए लाइफ लॉन्ग काम करेगा। आपकी इनकम चेंज होती रहती है और इसलिए आपको हर साल ये डिक्लेरेशंस देने होते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि चलिए मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी साल भर की इनकम 2 लाख तक की होने वाली है और इस वजह से उसने बैंक में जाकर के फॉर्म 15G और H सबमिट कर दिया। साल के दौरान उसकी लॉटरी लग जाती है और उसे 20 लाख रुपए की लॉटरी लगती है। अब उसने जो फॉर्म G और H सबमिट किया था इस उम्मीद में कि उसकी साल भर की इनकम जो होगी वो इतनी नहीं होगी कि उस पर उसे टैक्स पे करना पड़े, लेकिन लॉटरी के लग जाने से या किसी और इनकम के आ जाने की वजह से उसकी टोटल इनकम बढ़ते गई है और इस वजह से अब उसकी टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा? तो ऐसे सिचुएशन में आपके द्वारा दिया गया 15G और H रॉन्ग डिक्लेरेशन हो गया, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप इस इनकम को, इस नई इनकम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं और उस वक्त उस एडिशनल इनकम पे आप टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन फॉर्म 15G और H के बारे में। अगर आपके कोई क्वेश्चन, क्वेरी या सजेशन है या कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसे आप समझना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं और जब तक हम किसी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आते हैं तब तक आप यूं ही कमाते रहें, बचाते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। थैंक यू।